हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमने 4 एप्लीकेशन कवर किए थे डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक है, जिसमें से पहला एप्लीकेशन था टू ऑब्टेन यूनिट फ्रॉम डायमेंशनल फार्मूला। सेकेंड एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन इक्वेशन। थर्ड एप्लीकेशन था टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते थे, टू ड्राइव एनी फार्मूला। ठीक है, एंड फोर्थ एप्लीकेशन था टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 एप्लीकेशन हमने पढ़े थे और सभी एप्लीकेशंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। इन एप्लीकेशंस के कुछ लिमिटेशन भी होती है, तो आज हम उन्हीं लिमिटेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। दिस मेथड गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशन लेस कांस्टेंट इन द फार्मूला। यदि किसी भी फार्मूला या किसी भी इक्वेशन में डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो हम इस मेथड का यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। ठीक है, इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो पहले का फर्स्ट जो लिमिटेशन है उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फर्स्ट लिमिटेशन का एग्जांपल आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक किए थे। s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन की करेक्टनेस, जो कि इस इक्वेशन की हमने करेक्टनेस चेक किए थे, और ये इक्वेशन कौन सी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉ ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन है। यहां पर जो 1/2 है, 1/2 जो नंबर है ये डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, और कांस्टेंट भी है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट की ही बात कर रहे हैं। तो यदि मैं इस 1/2 की जगह यहाँ पर 1/4 कर दूं, इक्वेशन को ऐसा लिख दूं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/6 कर दूं, या कोई और नंबर ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, 6 ले लूं, और उसके बाद इस इक्वेशन की करेक्टनेस यदि हम चेक करते हैं, ये वाली इक्वेशन तो करेक्ट है, हमको मालूम है। ठीक है, इस इक्वेशन की करेक्टनेस यदि आप चेक करोगे तब भी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आएगी। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में हमको ये नहीं पता चल पाता कि जो कांस्टेंट यहाँ पर इस फार्मूले में जो कांस्टेंट है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। आ रही बात समझ में? इसकी जगह कोई भी नंबर रख दोगे आप, तब भी वो इक्वेशन करेक्ट रहेगी। क्यों? उसका पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि एस के टाइम में हम क्या करते हैं, जब करेक्टनेस चेक करते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम इनके आपस में डायमेंशंस कंपेयर करते हैं, इनकी पावर, एम एंड टी की जो पावर होती है उन्हें आपस में कंपेयर करते हैं और इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमको उससे ये नहीं पता चल पाता कि जो कांस्टेंट यहाँ पर है इस इक्वेशन में, वो कांस्टेंट की, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। आ रही बात समझ में? तो ये फर्स्ट लिमिटेशन होता है। इसके अलावा यदि और भी कई डायमेंशन लेस कांस्टेंट होते हैं, जैसे साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशो की बात कर रहा हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये यदि किसी फार्मूला में आ जाए तो इसकी भी हम इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती कि इसकी वैल्यू कितनी हुई, क्योंकि ये भी क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। आ रही बात समझ में? ठीक, यदि मान लो इस इक्वेशन में मैं माइनस कर दूं, ठीक है, और इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करें तो ये बिल्कुल करेक्ट आएगी। और एक्चुअली में ये इक्वेशन करेक्ट भी है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन भी हो सकता है, और जब रिटार्डेशन होगा एक्सेलरेशन, तब हम माइनस में ले सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट रहेगी। लेकिन कई ऐसी इक्वेशन होती है जहां पर हम प्लस की जगह माइनस कर दे या माइनस की जगह प्लस कर दे, तो वो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो जहां यदि हम प्लस और माइनस कोई भी साइन यूज करें, तब भी इक्वेशन ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल करेक्ट आती है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के। आ रही बात समझ में? ठीक है, मतलब साइन को भी हम डायमेंशनल एनालिसिस से
साइन की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती कि साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। इसके बाद सेकेंड लिमिटेशन देखेंगे। सेकेंड लिमिटेशन है, इफ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स द फार्मूला कैन नॉट बी derived because we have only 3 variables. That means यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, मतलब 3 से ज्यादा फैक्टर पर यदि डिपेंड कर रही है, तो हम उसका फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे इसके पहले हमने जब फार्मूला ड्राइव कर रहे थे, इसे भी एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है y, ठीक है, y फिजिकल क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड कर रही है, a पर डिपेंड कर रही है, b पर डिपेंड कर रही है और c, ये तीनों कोई फिजिकल क्वांटिटी उन पे डिपेंड कर रही है। इसकी पावर हम क्या लेते थे, a b c, और ये मानते थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ MLT 3 वेरिएबल है। इस साइड इसका डायमेंशन फार्मूला जब आप लिखोगे तो MLT लिखोगे। MLT की पावर कुछ ना कुछ रहेगी, A B C, कोई भी पावर हो सकती है यहाँ पर। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? कुछ ना कुछ पावर होगी। A B C की जगह X Y Z भी ले सकते हो आप। ठीक, इसकी पावर कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे A B C। तो यहाँ पर सिर्फ हमें सिर्फ 3 इक्वेशन ऑब्टेन हो सकती है। इसके पहले जब मैंने आपको कई एग्जाम्पल समझाया था, जब हम फार्मूला ड्राइव कर रहे थे तो बहुत सारे एग्जांपल देखे थे जिसमें हमने ये देखे थे कि ए बी सी के लिए सिर्फ 3 इक्वेशन हमको मिलती है और 3 इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, लेकिन यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 फैक्टर पे डिपेंड कर ले, मान लो डी पर भी डिपेंड कर रही है फिजिकल क्वांटिटी, ए बी सी डी, इसकी पावर हमने ले ली डी, स्मॉल डी। ठीक है, तो क्या हम हमारे पास तो सिर्फ 3 वेरिएबल है ना, ए बी और सी, डी कहाँ है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ MLT के फॉर्म में हम किसी भी डायमेंशन फार्मूले को लिखते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम केवल 3 वेरिएबल के लिए फार्मूला एस्टेब्लिश कर सकते हैं, 4 वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते, 5 वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। एम की पावर क्या है, एल की पावर क्या है और टी की पावर क्या है, ये सिर्फ हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, नोट करिए इसे, सेकेंड लिमिटेशन को। इसके बाद देखेंगे हम थर्ड लिमिटेशन है, वी कैन नॉट डिराइव द फार्मूला कॉन्टेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन एक्सेट्रा which have no dimensions. That means यदि कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या लॉग फंक्शन हो, तो हम उसके फार्मूले को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सारी क्वांटिटी क्या है, डायमेंशंस लेस क्वांटिटी है, मतलब इनके डायमेंशंस नहीं होते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशंस नहीं होता, लॉग फंक्शन का नहीं होता और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डायमेंशंस नहीं होता है। आई बात समझ में? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, इसे भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है, आ गई है y इज इक्वल टू a sin थीटा, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे sin थीटा आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया यहाँ पे। तो हम इस रिलेशन को, यदि हमें पता है कि जो y है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है और हमें कहा गया है कि हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो ये रिलेशन एस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ठीक है, वैसे यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, लॉग फंक्शन आया, ठीक है, और कोई भी अदर डायमेंशंस लेस फंक्शन आया, तो हम उसके लिए फार्मूला एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सारे लिमिटेशंस को आप नोट करिए। इसके बाद हम आगे और इसके लिमिटेशंस देखेंगे, पहले इन्हें नोट करिए आप। नेक्स्ट लिमिटेशन है, द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन when is consist of more than one part any side. That means यदि हम ऐसे फार्मूले के बीच में रिलेशन एस्टेब्लाइज करना चाह रहे हैं जिसमें किसी भी एक साइड पर, इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, किसी भी एक साइड पर मोर देन 2 पार्ट हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से किसी भी एक पार्ट पर यदि किसी भी एक साइड पर यदि मोर देन 2 पार्ट हो, उस कंडीशन में हम एग्जैक्ट फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि कोई हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में y है और राइट हैंड साइड में ए बी है और बी बी, मतलब राइट हैंड साइड में 2 पार्ट है। ठीक, तो ऐसी इक्वेशन को हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते बाय डायमेंशनल एनालिसिस के। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 80 का स्क्वायर। इस टाइप की इक्वेशन को हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। यदि यहाँ माइनस होता बीच में, उसे भी हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, यदि और इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इस इक्वेशन को हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। आ रही समझ में बात? ठीक है, तो यदि किसी भी एक साइड में 2 या 2 से ज्यादा पार्ट प्रेजेंट हो, तो ऐसे फार्मूले को हम इस मेथड का यूज करके एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन है इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर। दैट मीन्स हम इस मेथड का यूज करके यह नहीं बता सकते कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है बता पाना कि फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इन दोनों लिमिटेशन को आप नोट करिए। बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो सारी लिमिटेशंस आपको इसी तरीके से लिखना है और या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।